सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। नमस्कार। संसद में आज जिन विधेयकों पर चर्चा हुई, जिन्हें पारित कर दिया गया और जिन्हें आज इंट्रोड्यूस किया गया, हम इस पर चर्चा आज करेंगे। और इन विधेयकों में प्रमुख हैं न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 और बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन मौजूद हैं। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियोज में। धन्यवाद। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक यानी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पर, जिसे आज लोकसभा ने पारित कर दिया। सबसे पहले आप ये समझाएं कि दरअसल इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। क्या मौजूदा न्यायाधिकरण व्यवस्था में ऐसी कोई समस्याएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है? इस विधेयक की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक पुराना लॉ है जो 2021 में पास किया गया था, रिलेटेड लॉ है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उस चैलेंज के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। कोर्ट ने यह कहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस लॉ के माध्यम से ज्यादा नजर आ रहा है। शॉर्ट टेन्योर्स का मामला है जो चेयरपर्सन्स हैं ट्राइब्यूनल्स के, तो अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहता है तो काम करने का जो इंडिपेंडेंस है ट्राइब्यूनल्स का वो कम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को हटाकर इसको डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और यही हिदायत दी गई थी उस जजमेंट में कि एक नया लॉ लेकर आया जाए, ऐसा लॉ जो इनएफिशिएंसी ट्राइब्यूनल्स की वजह बहुत सारी हैं। उसकी वजह यह भी है कि वैकेंसीज बहुत रहती हैं, उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। दूसरा, चेयरपर्सन्स के टेन्योर्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, अलग अलग ट्राइब्यूनल में अलग अलग समय सीमाएं हैं। तीसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा है। उन सब चीजों के मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अब ये नया बिल लिया है जो पुराने लॉ को रिपील करता है और एक पूरा नया मसौदा तैयार करता है। यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी एनटीसी भी बनाने का प्रस्ताव किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है। जो चेयरपर्सन्स हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन्स और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए, और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए, और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन्स को सिलेक्ट करेगा। एक सर्च और सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमेटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और साथ में ये भी चर्चा अक्सर होती रहती है, बल्कि शिकायत होती रहती है कि मामले जो हैं बहुत लंबे समय तक ट्राइब्यूनल्स में भी लंबित रहते हैं। क्या इस विधेयक से न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे में गति आएगी? इस विधेयक से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने जा रही है कि एक कमीशन पूरा का पूरा बन जाएगा। तो जो सरकार को वक्त लगता है वैकेंसीज भरने में, चेयरपर्सन अपॉइंट करने में, मेंबर्स बनाने में, वो पूरा का पूरा काम एक डेडिकेटेड कमीशन आगे से करेगी। उससे क्या होगा कि वैकेंसीज भरने में आपको बहुत विलंब नहीं होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड आपने अपैरेटस बना दिया जिसके माध्यम से ये सब चलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि डेफिनेटिव टेन्योर्स होंगे। जैसे सब जगह तय कर दिया गया है कि हर जो ट्राइब्यूनल है उसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे, चेयरपर्सन्स के भी और मेंबर्स के भी। उससे चेयरपर्सन्स और मेंबर्स को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलती है, चेयरपर्सन को, किसी भी कमीशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। इसके पीछे मंशा ये है। और तीसरी बात जो है कि अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंड अलोन मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है, क्योंकि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन ही जितनी भी इंक्वायरीज अभी तक
कंप्लेंट्स भी आपको पता है ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ बहुत आती हैं, मेंबर्स के खिलाफ आती हैं, फिर वो लिटिगेशन में चला जाता है जिसकी वजह से केसेस लंबित हो जाते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है। तो इन सब चीजों के निपटारे के लिए भी नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को अधिकृत कर दिया गया है। इससे ये उम्मीद है सरकार को कि न सिर्फ केसेस बहुत जल्दी निपटारे हो जाएंगे, बल्कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है, ट्राइब्यूनल्स की पूरी फंक्शनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, चेयरपर्सन सिलेक्शन से लेकर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तक, तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी। बिल्कुल। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 यानी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 आज लोकसभा से पारित हुआ और जैसे कि हमने चर्चा की, इस विधेयक से तेज न्याय, स्वतंत्रता और जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसके साथ ही अदिति, खान एवं खनिज यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये आज लोकसभा में पेश किया गया। भारत के खनिज संसाधन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के जरिए सरकार खनन क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव लाना चाहती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट का बहुत सारा जो हक है या राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं। जो माइन रिच, मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको अभी तक ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज कर सकें मिनरल डेवलपमेंट पर या माइनिंग राइट्स पर। उसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ है, मतलब लंबे समय से ये एक्सपीरियंस केंद्र सरकार का रहा है कि टैक्स बर्डन जो है इस इंडस्ट्री पर वो बढ़ गया है। टैक्स बर्डन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि एक डिसइंसेंटिवाइजेशन हो रही है सेक्टर की। लोग इसमें आने से घबरा रहे हैं, पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब केंद्र सरकार ने ये प्रपोज किया है इस बिल में कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसका अधिकार लेगी और जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है टैक्स रेजिम्स में, मिनरल डेवलपमेंट में, वो खत्म हो जाएगी। मतलब कहने का है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। आपने अभी कहा कि क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, जैसे हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। हम कितना इंपोर्ट डिपेंडेंट रह सकते हैं? हमें अपने देश में ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए सरकार को ये लगा है, इसी वजह से ये विधेयक आया है कि थोड़ा सा अधिकार जो इस वक्त टैक्स इम्पोज करने का स्टेट्स के क्षेत्र में वो खुद वो ले लें। तो जैसा आदित्य आपने बताया कि आज भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों से उसे आयात करने पर निर्भर है, तो क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के बाद भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा ये कदम साबित होगा? देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम साबित होने जा रहा है क्योंकि आप देख लीजिए जो 4 बड़े मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जिनका जिक्र आजकल स्ट्रेटेजिकली भी होता रहता है, लिथियम हो गया, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, यूरेनियम है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। हमने ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े गोल्स सेट किए हुए हैं, हम कार्बन एमिशन फ्री होना चाहते हैं। तो ये जरूरी है कि हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको एक तरीके से एनर्जाइज किया जाए। इस महत्वपूर्ण विधेयक का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है वो ये है कि एक माइनिंग लीज के तहत आप बहुत सारे मिनरल्स अब कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि माइनिंग लीज होल्डर्स जो हैं वो एक ही लीज में अलग अलग एडिशनल मिनरल्स को माइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में नहीं है। हर एक नए मिनरल के लिए आपको एक नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये जो ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट दी है, इससे बढ़ावा मिलेगा मिनरल डेवलपमेंट को। और अभी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक तरीके से आप कहें कि 6 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं है। क्या इस विधेयक के बाद इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आएगी और निजी क्षेत्र का निवेश भी आएगा? हाँ, बिल्कुल। इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही ये बोल दिया गया है कि इसका जो पर्पस है वो है माइनिंग सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा निवेश अट्रैक्ट करना और ज्यादा इक्विप्ड बनाना, हमारी कंट्री की बढ़ती हुई क्रिटिकल मिनरल्स की नीड्स के साथ अलाइन करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि देखिए सरकार का ओवरऑल अप्रोच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत से ऐसे विधेयक लाए गए हैं जिसमें नीडलेस कानून जो हैं उनको या तो हटा दिया गया है या बहुत हद तक डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है या डीरेगुलेट कर दिया गया है। ये जो बिल है ये उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे जाने वाला बिल है और इसमें क्रिटिकल मिनरल माइनिंग के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। जैसे कि हमने जो 4 मिनरल्स का जिक्र किया और गोल्ड और सिल्वर उसमें जोड़ दिया जाए
तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो लीज होल्डर्स हैं उनको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग लीज में इन मिनरल्स को माइन करने के लिए। कौन से मिनरल्स? लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड और सिल्वर। इनके लिए ये स्पेशल इंसेंटिव दिया गया है। ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही देश में क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे संतुलन स्थापित करेगी? इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए और रूल्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। वही एग्जिस्टिंग माध्यम से ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बहुत रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है। तो उम्मीद यही रहती है हर नए विधेयक से कि जहां ये डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा वहीं हमारी प्रकृति को बहुत हार्म नहीं करेगा। साथ ही एक और बिल है बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, हिंदी में कहें तो बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026। ये आज संसद से पारित हो गया। आज राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। क्या है ये कानून? क्योंकि ये 135 साल पुराना है, 1891 का कानून है। इसे बदलने की जरूरत अब क्यों महसूस की गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंडिया पूरे विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर पूरे दुनिया में हो रहे हैं तो वो इंडिया में हो रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है बैंकिंग बुक्स को लेकर, उसमें प्रावधान ये है कि लीगल फ्रेमवर्क में सपोज कोई बैंक का मैटर कोर्ट में चला जाए तो इस वक्त के प्रावधानों के हिसाब से सिर्फ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जो बैंकिंग सिस्टम में है वही लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ये जो बिल है इसको बदलने जा रहा है। आपने कहा कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। जब माननीय राष्ट्रपति इसको एसेंट दे देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। उससे क्या होगा कि वर्चुअल और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो डिजी बैंकिंग का हिस्सा है, उनको भी अब लीगल मान्यता मिल जाएगी। इसका ये लिमिटेड पर्पस है। वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के मामले भी बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या नया कानून ऐसे मामलों की जांच और अभियोजन को और तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स आप देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से सारा कुछ रिलेटेड है और डिजिटल बैंकिंग से ज्यादातर रिलेटेड है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम में वर्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत आ जाएं, ताकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, अभी तो उनको प्रैक्टिकली फ्री रन मिला हुआ है क्योंकि उनको पता है कि मैनुअली डॉक्यूमेंट आएगा कोर्ट में, केस लंबित रहेगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ही नहीं है, लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है। तो वो सब जो गैप्स हैं सरकार ने आज इस बिल के माध्यम से भर दिए हैं और साइबर फ्रॉडस्टर के लिए ये एक नेचुरली एक चैलेंज के रूप में काम करेगा। अगर आम बैंक ग्राहक की दृष्टि से देखें तो क्या इस नए कानून का एक बड़ा व्यवहारिक फायदा उनको मिलने जा रहा है? अगर हाँ तो वो कौन सा फायदा है? सबसे इम्पोर्टेंट फायदा तो ये है कि आपको अपने इंटरनेट या अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो सर्टिफिकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले जो सर्टिफिकेट्स आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होंगे। अभी आप जानते हैं कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नोटरी के पास जाइए, कभी उसको वेरीफाई कराइए, ऑथेंटिकेट कराइए। ये सारा का सारा जो बिजनेस है इसको खत्म करके सब कुछ आप अपने हाथ से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई एक किसी आम ग्राहक के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसे डरने की जरूरत है या संभल कर चलने की जरूरत है ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए वित्तीय? नहीं, मुझे लगता है ये तो साइबर फ्रॉड का जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है इस वक्त उसको एक तरीके से एड्रेस करेगा, ना कि अदरवाइज। क्योंकि अभी आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क में डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स मान्य ही नहीं है। तो अभी तो सारा का सारा साइबर बुलिंग, या आपने सुना है कितनी बार अभी जो डिजिटल अरेस्ट का सारा माध्यम चला है, उससे डील करने की पावर मिलेगी, अपना साइबर पुलिस को भी मिलेगी और आम जनता को भी मिलेगी। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि आज संसद ने बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026 जो पारित किया, जो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जल्द ही कानून बन जाएगा। अदिति, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में